गाइस, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप बोल रहे थे दीदी फिजिक्स कंप्लीट करा दो, टेस्ट सीरीज ले आओ, तो हम लेके आए हैं टेस्ट सीरीज आपके लिए। मैंने अपना पिछला वीडियो डाला था, उसमें मैंने शेड्यूल डाला था कि मैं कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊंगी आपको, और 15 फेब तक मैं आपको फिजिक्स के 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पूरी 12th फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगी। तो उसका आज फर्स्ट डे है और आज हम कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट। अगर आपने वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। उसके अलावा भी मैं फॉर्मूलाज भी वहाँ पे डालती रहती हूँ और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी डाल दूंगी। और वहाँ पे टाइम टेबल भी मैंने डाल दिया है, तो सीक्वेंस में आपको कुछ नहीं करना, वो टाइम टेबल लो, उसका प्रिंट आउट निकालो और उसको अपनी टेबल के आगे लगा लो, और जिस दिन का वो जो चैप्टर हो उस चैप्टर को पढ़ो, उसको अपने नोट से कंप्लीट करो, फॉर्मूले रिवाइज करो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ साथ में कर लो। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इलेक्ट्रोस्टेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और PDF भी ले लेना वहाँ से। तो चलो अब कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A इज WA। ये हमारे पास में पॉइंट P है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट P, और यहाँ पे पॉइंट A है। तो यहाँ से P पॉइंट से और A पॉइंट तक एक चार्ज को लेके जाने में जो वर्क डन है वो हमारे पास में WA है, ठीक है। फिर अगला दे रखा है कि फ्रॉम P टू B वो वर्क डन WB है, ठीक है, WB है। सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और PYQs में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं PYQs में। तो अगर आप करोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, तो कंप्लीट करना। अब देखो, हमें पूछा है तो फिर वर्क डन क्या होगा, मतलब दोनों का वर्क डन इक्वल होगा क्या होगा। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे हमें गिवन क्या है, ऐसे सब से पहले पता होना चाहिए आपको कि गिवन क्या क्या है। वो वर्क डन दे रखा है, चार्ज Q दे रखा है, ठीक है। तो अब एक ऐसा फॉर्मूला हमें लगाना है जिसमें चार्ज और वर्क डन हो और डिस्टेंस की बात हो रही हो। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू Q डेल्टा V, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो वर्क डन होता है ना वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि डेल्टा V आ गया ना तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो वर्क डन कभी भी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हमारे पास में कॉन्स्टेंट है, सिर्फ Q चार्ज है हमारे पास में, ठीक है। और जो ये डेल्टा V है मतलब क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो वर्क डन है जो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वर्क डन A का निकालेंगे। तो वर्क डन A का क्या आएगा हमारे पास में, चार्ज Q है और डेल्टा V क्या है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो बाद में वो जा रहा है A पॉइंट पे, पहले वो था P पॉइंट पे, तो वो वर्क डन होगा जो क्या होगा, V एट A माइनस V एट P, ठीक है। और ऐसे ही वर्क डन जो B पॉइंट का होगा वो क्या होगा, Q वर्क डन एट B पॉइंट माइनस वर्क डन एट P पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो ये B पॉइंट पे और ये P पॉइंट पे। अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है KQ/R। और यहाँ पे हमारे पास में चार्ज सेम है, K सेम है और R भी सेम है। डिस्टेंस हमारे पास में देखो ये R सेम है, अगर R सेम है इसका मतलब हमारे पास में जो पोटेंशियल A पॉइंट का है वो पोटेंशियल B पॉइंट के इक्वल है। तो वर्क डन क्या होगा, फिर वर्क डन भी A पॉइंट का वर्क डन B पॉइंट के इक्वल होगा, ये हमारा आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर सही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं अपना। दे रखा है कि दो कंडक्टिंग स्पेयर है ऑफ रेडियस R1 एंड R2। तो हम ऐसे बना देते हैं, ये स्पेयर R1 है, वो एक स्पेयर है जिसकी रेडियस है यहाँ पे R1 है, ठीक है, और दूसरा स्पेयर है जिसकी रेडियस है R2 है, ठीक है। है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देयर सरफेस, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इसका मतलब कोई ना कोई इनके पास में चार्ज होगा। तो अपन मानते हैं कि इसके पास में चार्ज Q1 हो जाएगा, इसके पास में चार्ज Q2 हो जाएगा, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर सरफेस। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, हम यहाँ पे बोला गया सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम E1 और E2 को इक्वल करके देखते हैं, कर लेंगे। E1 इज इक्वल्स टू में E2 कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, KQ/R स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे होगा KQ1 बाई में R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू KQ2 अपॉन में R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो K से K क्या चला गया, तो हमारे पास में Q1 बाई Q2 क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर। ये हमारे पास में चार्ज की वैल्यू आ गई।
अब इन्होंने बोला है कि हमें पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल का रेशियो चाहिए, ठीक है, ऐसे बोला है क्वेश्चन में। तो हम अब पोटेंशियल का रेशियो निकाल देंगे फॉर्मूला लगा के। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल याद करो, पोटेंशियल होता है V इज इक्वल्स टू में के क्यू बाई आर। देखो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो फॉर्मूला रिवाइज करके ही सॉल्व करना। अगर नहीं करा है तो कोई नहीं, अभी फॉर्मूलाज जैसे जैसे मैं करा रही हूँ वैसे वैसे याद कर लो और फिर बाद में एक जगह लिख लेना सारे फॉर्मूलाज को। फॉर्मूला के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब के क्यू बाई आर आ गया, तो हमारे पास में V1 क्या हो जाएगा, के Q1 बाई R1 का स्क्वायर, V2 हो जाएगा के Q2 बाई R2 का, नहीं स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ R2 आएगा, ठीक है, तो R2 हो जाएगा, ठीक है। अब Q1 बाई Q2 की वैल्यू हमारे पास में पहले से गिवन है हमें, तो हम कर देंगे V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू में के से के ऐसे डिवाइड करके देखो तो ये के से के चला गया, Q1 बाई R1 है ना, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होएगा यहाँ पे R2 बाई Q2। अब ये हमारे पास में V1 बाई V2 का रेशियो आ गया। अब हम क्या करेंगे, V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू में जो Q1 बाई Q2 इंटू में R2 बाई R1, बस हमने कुछ नहीं करा है, ये वाले को इधर ले गए और इधर R1 को इधर ले आए, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें पहले से गिवन है, इधर ये वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू में R1 का स्क्वायर, जो हमारे पास में इक्वेशन 1 थी ना वहाँ से आई है ये वैल्यू, R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर इंटू में R2 बाई R1, ठीक है। अब बस इसे काट दो तो वैल्यू आंसर आ जाएगा V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू में R1 बाई R2। अब देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, तो R1 बाई R2, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस M1 M एंड 2M, ठीक है। 2 पार्टिकल्स है जिनका एक का मास, ये पार्टिकल A है जिसका मास हम M मान लेते हैं, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास 2M मान लेते हैं, ठीक है। एंड विथ चार्जेस, जिसका चार्जेस -2Q है और इसका चार्ज है जो +2Q है, ठीक है। अब प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में, ठीक है। अब जो जैसे जैसे इसमें गिवन है ना, वह वैसे वैसे डायग्राम बनाती जा रही हूँ, तो ऐसे मेरे को क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे टाइम कम लगेगा, आपको भी ऐसे ही करना है सॉल्व। एंड अलाउड टू मूव ऑन सेम टाइम, हमारे पास में टाइम सेम है, ठीक है, टाइम t सेम है। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब मूवमेंट आ गई तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, पर अभी मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बता रही हूँ, फिर उसके बाद में आपको सिर्फ एक वो फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है। इसका ऐसे होता है कि जैसे हमें गिवन है तो फोर्स लगेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक चार्ज है जो मूव कर रहा है, तो हमारे पास में फोर्स लगेगी। फोर्स क्या होती है, Q इंटू ई होती है हमारे पास में फोर्स। अब वो मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होता है जो फोर्स पर यूनिट मास होता है, मतलब F इज इक्वल्स टू m होता है ना, तो यानी कि QE बाई m आ जाएगा हमारे पास में एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वो मूव कर रहा है तो t टाइम पे मूव कर रहा है, मतलब v इज इक्वल्स टू u प्लस at वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमारे पास में इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी में हमारे पास में u इनिशियल 0 है क्योंकि हमको t टाइम पे गिवन है चीजें, तो v इज इक्वल्स टू में आ जाएगा at, तो यानी कि वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा QE बाई m इंटू में t। अभी ये हमारे पास में आ गई वेलोसिटी फाइनल। अब मैं एक बार पेज ऐड कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम रह गया हमारे पास में। अब देखो ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गई है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू में हाफ mv², ठीक है। अब ये वेलोसिटी को हम ये इसमें डाल देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ mQE बाई mt, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो लास्ट जो फॉर्मूला बनता है ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है Q² E² T² बाई 2m, ये लास्ट एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद ही रखना है, ये अभी मैंने आपको ड्राइव करके बताया है, लेकिन क्योंकि अब इतना बड़ा अगर क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आप इतना बड़ा ड्राइव नहीं करोगे, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q² E² T² बाई 2m, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या कॉन्स्टेंट है वो देखना है, तो देखो हमारे पास में सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, मास ये सब। अब हमें
क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये एम के, क्यू स्क्वायर बाई एम, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, टाइम टी है, तो सब ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। हमारे पास में चार्ज और मास कांस्टेंट नहीं है, तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी को उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेते हैं, ठीक है, ये सब कांस्टेंट मान लिया। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू में रेशियो निकालना है हमें, तो रेशियो कैसे आएगा, पहला वाला मास m है, उसका चार्ज है -2q, ठीक है, तो मास है हमारे पास में पहले वाले का m और उसका चार्ज है -2q का स्क्वायर, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी 1 है, अपॉन में काइनेटिक एनर्जी 2, उसका क्या है, उसका नेक्स्ट का हमारे पास में जो चार्ज है वो 2q है और मास है जो 2m है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चार्ज है उसका 2q का स्क्वायर अपॉन में उसका मास है 2m, अब इसको सॉल्व करना है, बस मास m से m गया, ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 की अपॉन में काइनेटिक एनर्जी 2 की इज इक्वल्स टू में आ जाएगा आपके पास में 4q स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन में 4q स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, ये आ गया, तो इसको इससे कट गया, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो 2:1 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है 2/1, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे सॉल्व करना है जल्दी जल्दी, अब ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, कैपेसिटर का एक क्वेश्चन है, तो मैं इलेक्ट्रोस्टेट में ही कैपेसिटर के भी क्वेश्चन है और थोड़े बहुत मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में करा दूंगी, तो ऐसे आपके दोनों जगह कंप्लीट हो जाएगा वो, इसलिए मैं लेके आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें हमें बताना है कि दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये हमें एक सर्किट गिवन है। देखो ये हमने पढ़ा था कि जो P/Q इज इक्वल्स टू R/S होता है अगर, तो फिर जो ये बीच वाला है उसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई करंट नहीं जाता है, तो इसका मतलब जो ये 2 है वो उसका कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास में जो सर्किट है वो ऐसा है कि ये पॉइंट ए है, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है, दूसरा कैपेसिटेंस है, पॉइंट बी है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है और दूसरा कैपेसिटेंस है और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोफेरेड है और यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड है और यहाँ पे भी 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए सीरीज में और ये फिर आ जाएंगे पैरेलल में। अब सीरीज में रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कैपेसिटेंस में, तो यहाँ इसका टोटल क्या आएगा, इसका आएगा 1/2 प्लस 1/2, इसका मतलब 1, ठीक है, तो ये टोटल हो गया 1 और ये भी 1 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी 1 आएगा। तो नेट अब क्या आ गया, ए पॉइंट है जिसमें यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है जो तो 1 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है, और जो दूसरा कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है। ये कैसे आया था 1/2 आपको पता है ना, ये पैरेलल में है, पैरेलल में होता है तो अपन 1/C1 1/C2 करेंगे, ऐसे आया है ये 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे आया है ये, ठीक है। तो अब ये सीरीज में अब की बार ये पैरेलल में आ गया है, ये चीज क्या आ गई है पैरेलल में, और पैरेलल में कैपेसिटेंस में क्या होता है C1 प्लस में C2, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो अब क्या होगा 1 प्लस में 1 माइक्रोफेरेड मतलब 2 माइक्रोफेरेड, यूनिट्स का भी आपको ध्यान रखना है, मतलब आंसर नंबर 4 आ गया आंसर जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। द फ्लक्स एंटरिंग और लीविंग अ क्लोज्ड सरफेस आर, मतलब एक क्लोज्ड सरफेस है, तो एक सबसे पहले तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स होता है जो फ्लक्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला होता है E.A, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में एरिया वेक्टर आता है जिसमें, एक फॉर्मूला होता है Q/ε0। अब हम ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास में, अब हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला इसके लिए वैलिड है, तो वो अभी हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा। फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग अ क्लोज्ड सरफेस आर, तो जब फ्लक्स एंटर कर रहा है मतलब एंटरिंग हो रही है फ्लक्स की, ऐसे एंटर कर रहा है और एक बार बाहर निकल रहा है फ्लक्स, ठीक है, एक बार बाहर निकल रहा है, तो जब भी फ्लक्स जब निकलता है ना तो उस टाइम पे फ्लक्स आता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, और जब फ्लक्स एंटर करता है तो उस टाइम पे जो फ्लक्स आता है वो आता है नेगेटिव में, ठीक है। तो क्लोज्ड सरफेस एंटरिंग इज 3, एंटर कर रहा है तो उसको अपन मान लेते हैं कि जो एंटर कर रहा है वो फ्लक्स φ1 है, ठीक है, कर देते हैं फाई इन जो है वो हमारे पास में 3 × 10⁵ है, ठीक है, और जो फाई आउट है जो बाहर निकल रहा है वो हमारे पास में है 4 × 10⁵, ठीक है, ये गिवन है, देखो 4 × 10⁵ और यहाँ 3 × 10⁵, ये दो गिवन है हमारे पास में। अब जो नेट फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, तो नेट फ्लक्स आएगा फाई आउट माइनस फाई इन, ठीक है,
ठीक है। अब ये जो 5 इन है वो हमारे पास में माइनस में ही है, तो 5 आउट कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 5, माइनस में 5 इन क्या होगा 3 इंटू 10 की पावर 5। अब पावर दोनों की सेम है तो इसलिए हम इसको माइनस कर सकते हैं, अगर पावर सेम नहीं होती तो हम माइनस नहीं कर पाते। तो फिर अब हमारे पास में नेट फ्लक्स जो 5 नेट आएगा वो हमारे पास में आएगा 1 इंटू 10 की पावर 5 आ गया नेट फ्लक्स। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज फाइंड करना है अब हमें। अब मैंने बताया था कि हमारे पास में फ्लक्स के 2 फॉर्मूले हैं, तो अब इनमें से हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला वैलिड है। तो हमसे पूछा है क्यू टोटल, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब हम क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर अब फाई जो होगा वो क्या होगा क्यू टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट दे रखा है हमें पहले से 1 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है क्यू नेट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये वैल्यू आपको खुद को याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में कई बार गिवन होती है कई बार नहीं गिवन होती है। तो नेट हमारे पास में जो क्यू टोटल है वो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, क्यू टोटल इज इक्वल्स टू में 8.85 इंटू 10 की पावर, अब 12 में से ये गया तो कितनी आएगी पावर माइनस में 7, ये हमारे पास में फ्लक्स आएगा। देखो ये रहा कुल नाम में, ये रहा। अब देखो इसमें माइनस भी है और प्लस भी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा चार्जेस का। ये हमारे पास में आंसर आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, हमें टाइम कम लगाना है क्योंकि अभी हम वीडियो में जितना जल्दी करेंगे तो हमारी स्पीड जल्दी होगी, तो मेरे साथ साथ जल्दी करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि आप पेपर में भी जल्दी से क्वेश्चन कर पाओ। वेलोसिटी v है, ठीक है, वेलोसिटी v है एक्वायर्ड बाय प्रोटोन स्टार्टिंग, प्रोटोन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी v है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये कहीं रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, ठीक है। तो मतलब ये मूव कर रहा है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v के साथ में, तो आपको ग्राफ बनाना है किसके बीच में, वेलोसिटी बीच में एंड पोटेंशियल डिफरेंस v के बीच में, ठीक है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला होना चाहिए जो इन दोनों का कनेक्शन करे, तो ऐसा तो कोई स्पेसिफिक तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। अब आपको निकालना पड़ेगा ऐसा, तो कहाँ से आएगा, आप मूव कर रहे हैं मतलब उसमें आ रही होगी काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी, तो यहाँ पे आएगा ½ mv², ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि वो फाइनल से इनिशियल में मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में Q डेल्टा V। तो इन सबको अगर हम कांस्टेंट माने उस एक पॉइंट चार्ज के लिए, तो v² होगा ना जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा V के, ठीक है। तो अब ग्राफ बनाना है आपको। अब पता है ग्राफ की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, ऐसी है कि जब भी ग्राफ बनाते हैं ना तो इससे हमें पता चल रहा है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कोई पावर नहीं होनी चाहिए उसके पास में बनेगा, तो ये तो 28 ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब ये और इनमें से कौन सा ऑप्शन में आता है वो हम देखते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये वाला होगा, थर्ड वाला होगा कि सेकेंड वाला होगा, ये पता नहीं चल रहा। तो देखो कैसे पता करोगे, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो जिसकी पावर कम है मतलब जैसे यहाँ पे 2 में एक तो इसकी तो पावर 2 है और इसकी पावर जो पोटेंशियल उसकी पावर है 1, मतलब हमेशा जो मुंह होगा ना ग्राफ का, जो माउथ होगा, जो इसे अपन मतलब मुंह बोलते हैं, वो उस तरफ होगा जिसकी पावर कम होगी। तो अब आप देखो इसमें ऑप्शन में देखो, एक है जो ग्राफ ऐसा है, मैं बना देती हूँ ये लो आपके लिए, एक ग्राफ ऐसा बन रहा है जो यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, एक ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और दूसरा ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे वेलोसिटी है, दूसरा ग्राफ है ऐसा। अब जो ये मुंह है वो किसकी तरफ होना चाहिए, कम पावर वाले की तरफ। कम पावर किसकी है, पोटेंशियल की, तो मतलब आंसर ये वाला होगा क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है, तो आंसर नंबर ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। समझ गए, ऐसे आपको एलिमिनेट करना है ग्राफ को। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है यहाँ पे 3i कैप प्लस में 4yj कैप, ठीक है। तो इसका मतलब है कि i कैप में मतलब x डायरेक्शन में है और इधर j कैप है मतलब y डायरेक्शन में, ठीक है। एट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज एट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2m और 1m, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे i कैप है वो कितना है 3i कैप है, यहाँ पे 4j कैप है, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला है कि जो पॉइंट है वो ऐसा है कि यहाँ से x एक्सिस से तो वो 2 है, मतलब कि यहाँ पे होगा 2m, मतलब ठीक है, यहाँ पे 2m, और y एक्सिस से 1m है, मतलब यहाँ होगा 2m 1m, उसका कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो फिर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल होता है जो क्या होता है,
पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस में dV/dr। तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या आ जाएगा, E.dr। ठीक है, E.dr आ जाएगा। मतलब आपको बस कुछ नहीं है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ से आप पॉइंट्स का जो ये कोऑर्डिनेट है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2i प्लस में 1j। ठीक है, तो हम अब इन दोनों का हम जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है 3i प्लस में 4j। ठीक है, उसके अलावा जो dr है वो है हमारे पास में 2i प्लस में 1j। तो इसे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व करने पे 4, मतलब लास्ट में आंसर आएगा 10। ठीक है, अब पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस में E.dr, मतलब जो आंसर आएगा वो लास्ट में माइनस में आएगा, मतलब माइनस में 10 आएगा, 10। ठीक है, अब 10 वोल्ट में आ गया, लेकिन अब हमारे पास में ऑप्शन में 10 तो है नहीं, तो जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा वो करेंगे, मतलब 8 वोल्ट आएगा। तो वही माइनस वाला 8 वोल्ट आएगा, -8 वोल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी हुज EMF, सबसे पहले EMF दे दिया हमें, EMF दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज है, मैंने है ना जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन का है तो उसमें बताया था कि जो टर्मिनल वोल्टेज और EMF उनमें बस एक ही डिफरेंस होता है कि एक में करंट पास होता है और एक में करंट पास नहीं होता। मतलब जैसे हम कोई सेल खरीद के ला रहे हैं, मतलब हम जैसे कोई सेल खरीद के ला रहे हैं, तो उस सेल का जैसे मान के चलो 10 वोल्ट गिवन है हमारे पास में, तो वो उसका EMF है। ठीक है, फिर जब उसमें करंट पास होगा तब उसका जो वोल्टेज होगा उसे हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो हमें 10 वोल्ट उसका EMF गिवन है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पे r 1 ओम गिवन है, और व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओम का, R = 4 ओम गिवन है। ठीक है, शोन इन दी फिगर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है हमें। सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, देखो ये एरो से पता चल रहा है डिस्चार्ज हो रही है। तो टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V = में E-IR। अब हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में करंट नहीं है। करंट कहाँ से आएगा, करंट आएगा, फॉर्मूला हमारे पास में पता है, V = क्या होता है, IR। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज हमारे पास में 10 वोल्ट है, अपॉन में R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, तो मतलब 4 प्लस में 1 5, तो मतलब करंट आ जाएगा I। तो I क्या आ जाएगा, 10 एम्पेयर में करंट आ गया। अब इसको इसमें डाल देंगे हम, तो हमारे पास में टर्मिनल वोल्टेज भी आ जाएगा, 10 हो गया ये हमारे पास में, EMF माइनस में करंट 2 इंटू में इंटरनल रेजिस्टेंस 1, मतलब लास्ट में आंसर कितना आएगा हमारे पास में 8 वोल्ट, 8 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। नाउ ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया होता है पेपरों में कि जो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पोटेंशियल, इन सब में आया होता है। तो ये इसका एक ना फॉर्मूले हैं जो इनको याद रखना है आपको, जो ऐसे सॉल्व करोगे ना तो टाइम लग जाएगा, इसलिए फॉर्मूला याद रखो डायरेक्टली। सबसे पहले n आइडेंटिकल ड्रॉप्स है ऑफ मर्करी, मतलब बहुत सारी n ड्रॉप्स है, ऐसे बहुत सारी n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। ठीक है, और ये ना इनका हर एक का जो चार्ज है साइमल्टेनियसली, इस हर एक के चार्ज है, Q चार्ज है इनका, और हर एक का जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। ठीक है, अब ये कॉम्बाइन हो जाती हैं और ये कॉम्बाइन होकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती है, एक लार्ज ड्रॉप, जिसका पोटेंशियल जो हमारे पास आता है वो 40 वोल्ट है। मतलब एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है जो हमारे पास में 10 वोल्ट है, और जो लार्ज ड्रॉप है उनका पोटेंशियल हमारे पास में 40 वोल्ट है। ठीक है, नाउ हमें n फाइंड करना है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है, तो ये सीधा है, मतलब ये वैल्यू याद ही रखनी है आपको कि जो पोटेंशियल होता है ना जो लार्ज ड्रॉप का, ठीक है, वो n 2/3 टाइम्स होता है पोटेंशियल ऑफ बिग स्मॉल ड्रॉप्स की। ठीक है, ये सॉल्व करने पे आता है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली याद रखो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें डायरेक्टली ऐसे लगाना है। ठीक है, अब लार्ज ड्रॉप का हमें पता है 40 और n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमें फाइंड करनी है, स्मॉल ड्रॉप का हमें पता है 10, तो क्या आ जाएगा 4/1 = n 2/3। अब इसको सॉल्व करना ही सबसे बड़ी बात है। तो ये जब पावर इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी पावर, मतलब 4 की पावर हो जाएगी 3/2 = में n, है ना। अब हम सॉल्व करते हैं इसे, तो जो 1/2 होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 3/2 है हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3 इंटू में 1/2, और 1/2 क्या होता है, रूट होता है, मतलब ये हो गया √4 की पावर 3, और √4 क्या होगा 2 की पावर 3 आएगा, मतलब 8 आंसर आएगा। तो बस इसको सॉल्व करना आना चाहिए, और तो इजी है, ऐसा कुछ है नहीं, इतनी सी कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए आपको, नहीं आई है तो आप सीख लो, पर आनी चाहिए।
अब उसके बाद में अ थिन स्फेरिकल शेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से कि एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और ये हमें दिख रहा है कि ये चार्ज्ड है, मतलब ये हमें कंडक्टिंग लग रही है क्योंकि इसके पूरे सरफेस पे देखो चार्ज है, सरफेस पे चार्जेस का मतलब ये कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, ऑफ सेम सोर्स है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट पी है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आपको देखा होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो सरफेस पे कंडक्टिंग के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है ना, के क्यू सरफेस बाई आर, उतना का उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अंदर किसी भी पॉइंट पे होगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे कहीं भी रखूँ ना, हर जगह सेम ही पोटेंशियल होगा। तो मतलब पोटेंशियल आउटसाइड सरफेस का भी उतना ही होगा जितना सेंटर का होगा, सेंटर का भी सेम ही पोटेंशियल होगा, के क्यू सरफेस बाई आर। इसका मतलब जो इन दोनों का हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, वो क्या आएगा, 0। तो ये आंसर आएगा थर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अब आ गया डाइपोल वाला क्वेश्चन। तो डाइपोल आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, बीच में डिस्टेंस होता है। डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, क्यू इंटू में 2a। अगर आप हाफ डिस्टेंस से ले रहे हो तो, नहीं तो अगर हाफ डिस्टेंस से ले रहे हो तो 2a रखोगे, अगर पूरा डिस्टेंस रख रहे हो तो d रखोगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस, एक चार्ज अपोजिट चार्जेस है, एक प्लस है एक माइनस है, और ईच का हर एक का मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम है, ठीक है, मतलब प्लस 1 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम हमें मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अब इनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, अब टॉर्क पूछा है तो सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, तो अब हमें बस जो टॉर्क में जो जो वैल्यू गिवन है वो चाहिए, मतलब हमें डाइपोल चाहिए, ई चाहिए, और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है पहले से क्वेश्चन में, और एंगल चाहिए। अब यहाँ पे हमसे है ना जो मैक्सिमम टॉर्क पूछा है, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब हमारे पास में जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 1 होगी, मतलब एंगल क्या होगा 90। तो हमें पहले से ही पूछा है कि मैक्सिमम टॉर्क बताना है, ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो अब सबसे पहले हम डाइपोल निकाल लेते हैं। तो डाइपोल क्या हो जाएगा, चार्ज 1 अपने जो गिवन है पहले से मैग्नीट्यूड में इंटू में डिस्टेंस, तो 2a किसके बराबर है, ये बराबर है 2 सेंटीमीटर के, ठीक है। 2a मतलब हम ये पूरा डिस्टेंस को 2a मान रहे हैं, तो वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमारे पास में जो डाइपोल आएगा सेंटीमीटर है, मतलब 10 की पावर -2, और वो 1 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, 1 इंटू में 10 की पावर -6, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 की पावर में 8, ठीक है। सबसे पहले ये आ गई वैल्यू। अब हमें टॉर्क में डालना है इसे, तो टॉर्क हो जाएगा जो 2 इंटू 10 की पावर -8 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है ये रही 2 इंटू में 10 की पावर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो 5 न्यूटन पर कूलम आ गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू में 10 की पावर 5 6 7 8 मतलब 3, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर। हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया था जब पावर लगाई थी, और माइक्रोकूलम के लिए 10 की पावर -6 आ गई थी, ठीक है। फिर अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अ थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, तो मतलब उसके ऊपर सरफेस पे चार्ज होगा, कंडक्टिंग है तो, ठीक है। अब इसने बोला है कि उसकी रेडियस r है, ठीक है। अब मतलब ऐसे जैसे बोल रहे हैं वैसे ऐसे डायग्राम बना लो, और उसका जो चार्ज है वो 2q है सरफेस पे चार्ज। अनदर q चार्ज इज प्लेस एट दी सेंटर ऑफ द शेल। अब यहाँ पे हमने क्या करा है कि एक चार्ज प्लेस कर दिया, इस जगह पे q चार्ज प्लेस कर दिया एट द सेंटर ऑफ द शेल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ द सेल। तो p पॉइंट पे हमें बताना है डिस्टेंस r/2 डिस्टेंस पे, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट p है, इस जगह पे हमें पोटेंशियल बताना है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पहले से पता है कि जो चार्ज है वो सरफेस पे है, ठीक है, और ये कंडक्टिंग है मतलब पोटेंशियल हर जगह सेम ही होगा, चाहे से वो ये वाला यहाँ पे हो, चाहे से वो सरफेस पे हो, चाहे से वो इसके अंदर हो, हर जगह शेल का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसे, तो v इज इक्वल्स टू में KQ/R, मतलब k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू सरफेस का आएगा 2Q/R, ये डिस्टेंस हो गई R। तो अब आंसर नंबर होगा हमारे पास में 4।
2q 1/4 2q/r। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन है, तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक बार क्वेश्चन करा चुकी हूँ और ये PYQs में आया, तो आपको खुद से करना है, ये इसकी PDF में डाल दूंगी, वहाँ से करना है, ठीक है। उसके अलावा ये एक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है मेनली। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी पुरानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो देखी होगी और मैंने नोट्स भी डाले थे, शॉर्ट नोट्स, उसमें भी मैंने इसकी एक ट्रिक बना के दी थी, तो वहाँ से आप इसे कर सकते हो। इसका कुछ भी नहीं है, मैंने उसकी ट्रिक ऐसे है कि जैसे 2 ये 000 है प्लस माइनस 5% है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है, इसका मतलब बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड लुकिंग वाइफ, ऐसे वो हमारी ट्रिक है, हैज़ वेरी गुड वाइफ, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है, वाइफ। तो इसमें सबसे पहले 2 है, इसका मतलब ये रेड कलर को डिनोट कर रहा है, ये 2 भी रेड कलर को डिनोट कर रहा है। फिर अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि थर्ड बैंड के बारे में बताना है। अब यहाँ पे पावर में गिवन होना चाहिए था, तो हम लिखेंगे इसे 10⁻3, क्योंकि 3 zeros है ना, इसलिए हम यहाँ पे से 10⁻3 रखेंगे। और 10⁻3 किसके लिए आती है वो आती है ऑरेंज के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पे जो थर्ड बैंड है वो ऑरेंज होगा, और 5% है, इसका मतलब ये गोल्ड होगा। तो हम पूरी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑरेंज होगा, ये गोल्ड होगा, इसका आंसर होगा ये। अब 2-3 क्वेश्चन और रहे हैं जो कि PYQs हैं, तो आपको मैं ये टेलीग्राम ग्रुप पे ये PDF डाल दूंगी, आप वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना और फिर मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं मेरे साथ में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। और अगले चैप्टर के लिए तैयार है ना, जल्दी ये अगला चैप्टर भी आने वाला है। अपनी फिजिक्स को ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है, फॉलो मी। तब तक के लिए बाय।